हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018। और दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहते हैं स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी, जल संधि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सही उत्तर हो जाएगा। और इसी में से अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कौन से संकरे भाग से जुड़े हैं। तो दोस्तों जो उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जिस संकरे भाग से जुड़े हैं उसे कहते हैं पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न 3 से 4 बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सी स्थल संधि है। तो दोस्तों कौन सी स्थल संधि है? पनामा स्थल संधि है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो दोस्तों उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और दोस्तों हमें ये भी पता है कि विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। और चौथे नंबर पे कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और 5वें नंबर पे कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। और अगर हम बात करें कौन से 6ठे नंबर की तो यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। और 7वें नंबर पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है। तो किस महाद्वीप को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही जाना जाता है, क्योंकि ये एक तो छोटा है, आकार में छोटा है और साथ में क्षेत्रफल के दृष्टि से छोटा है और ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक की तो 6 से 8 की कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? संरचनात्मक शिक्षण, अनुकरण और निपुणात्मक अधिगम और व्याख्यानात्मक शिक्षण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, दिए गए ए और बी को पढ़िए, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, सही बात है। और कथन बी है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो दोस्तों ये क्या है? मदद करती है, लेकिन हमें कथन में दिया गया है कि नहीं करती है, तो इसलिए कथन बी गलत हो जाएगा।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कथन ए सही और बी गलत? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अनुभवजन्य साक्ष्य होते हैं इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्राकृतियां डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीति विज्ञान और इतिहास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा भूगोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, स्थानीय समाचार में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? विशेष, समावेशी, आधुनिक, अन्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये कथन इसका है, पियाजे का है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, कक्षा में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो दोस्तों आप एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं और आप क्या है सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, और सेकंड है काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, और ऑप्शन 3 है परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, और ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों को बहस और चर्चा में लाएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि छात्रों को क्या बहस और चर्चाओं के लिए अधिक से अधिक क्या करना है, अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस प्रकार की सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ग्रेफाइट और पौधों और खनिज और स्लेट, पशु अंगों के अवशेष। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा पौधों और खनिजों से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44,
सबसे पुरानी पांडुलिपि डैश डैश पर लिखी गई थी? पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर, ताड़पत्रों पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा ताड़पत्रों पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा पुरापाषाण काल सबसे लंबी अवधि वाला काल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है या कथन फर्स्ट है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। और कथन बी है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? जो हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातत्व स्थल मिले हैं वो किस राज्य से सबसे ज़्यादा मिले हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो चलिए बढ़ते हैं, गुजरात से कौन कौन से मिले हैं? लोथल मिला है, लोथल, कालीबंगा। इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, पुरा स्थल मिले हैं कहाँ से? गुजरात से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिंबिसार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के क्या है, 3 रत्न है और 3 रत्नों में से कौन सा नहीं है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अहिंसा नहीं है। तो त्रिरत्न में क्या क्या आता है? धम्म आता है, संघ आता है और बुद्ध आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्य का चुनाव करता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता और लोकसभा सदस्य और विधानसभा के सदस्य विधायक। और ऑप्शन नंबर 4 है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के सदस्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? राष्ट्रपति और संघीय, और राष्ट्रपति और एकात्मक, और संसदीय और संघीय, और संसदीय और एकात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा संसदीय और संघीय प्रणाली। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 53,
अनुसूचित जाति के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सही उत्तर हो जाएगा 84 क्षेत्र आरक्षित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्न में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समानता का अधिकार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समानता के अधिकार में आता है अस्पृश्यता वाला, जो अस्पृश्यता का जो दोस्तों अधिकार है या अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, और वो किस में आता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार भी क्या है? मूल संविधान में 7 अधिकार थे। मूल संविधान में दोस्तों कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे, लेकिन इसको क्या है संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार रखा गया और कौन से उसमें जोड़ा गया? 300 का ए में जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? लिंग, जाति, वंश और शारीरिक विकलांगता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जाति के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करते हैं ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों यही प्रश्न दोबारा हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति नहीं, वो दूसरा था, वो प्रश्न था किससे संबंधित था? मुख्यमंत्री से संबंधित। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। और अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री, संसद और विधायक और मुख्यमंत्री मंत्रियों की परिषद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा 59 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा संसद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 61,
निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक माना जाता है? तो दोस्तों देश में अगर हम बात करते हैं कि देश में किसको पहला नागरिक माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। और यहाँ पे अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि राज्य का पहला नागरिक किसे माना जाता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में राज्यपाल को और देश में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। तो दोस्तों 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही है ये, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा 16वीं लोकसभा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 भारत का वर्तमान राष्ट्रपति। तो दोस्तों जब ये पेपर आया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? 2018 में अगर हम बात कर रहे हैं तो 2018 में रामनाथ कोविंद थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? सरकार का ढांचा और राजनीतिक दलों के नाम और नागरिकों के अधिकार, और ऑप्शन नंबर 4 है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दलों के नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो दोस्तों निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी, और ऑप्शन नंबर 4 है श्री सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। और अगर आप प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थायी आए तो सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है इस बार कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था?
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा गोपालाचार्य, सी गोपालाचार्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कब अपनाया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। और अगर हम बात करें कि कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाएगा। और इस दिन क्या है, संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय। और ऑप्शन 2 है केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा है स्थानीय सरकार निकाय। और चौथा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा कि समवर्ती सूची पर कौन मामले लेता है, कौन कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर प्रश्न आता है कि संघ सूची में कौन कार्य करता है तो केंद्र सरकार करेगी और राज्य सूची में कौन कार्य करेगी? राज्य सरकार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू और सी गोपालाचार्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंश को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित शासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा?
इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा नाना साहेब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रण करना, और ऑप्शन सेकंड है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, और ऑप्शन 3 है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, और ऑप्शन 4 है एक कहानी सुनाना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, और ऑप्शन 3 है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, और ऑप्शन 4 है रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो एडुसेट क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के 6 और विचारों को संरक्षित किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सही उत्तर हो जाएगा कबीर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट काल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायुदा, वायु दिशा और वायुतापन और वायु वेग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संरक्षण में मदद करती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा बाह्यमंडल, वायुमंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए प्रश्न के आकार को हल्का छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 83 है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रमों में आंतरिक से बाह्य परत तक की पहचान करनी है। आंतरिक से बाह्य, तो दोस्तों जो ये सबसे आंतरिक आपको परत दिख रही है ये वाली, तो इस परत का नाम है आंतरिक रॉड। ये कौन सी हो जाएगी? आंतरिक रॉड हो जाएगी, आंतरिक रॉड हो जाएगी। और अगर हम इसके बाहर वाले इस वाली परत की बात कर रहे हैं ये वाली, तो इसे कहते हैं बाह्य रॉड। और अगर हम इसके बाहर वाले
इस वाले की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों मेटल। और अगर हम इस वाले बाहर सबसे बाह्य परत की बात करते हैं तो ये है परपट्टी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले आंतरिक क्रोड, उसके बाद ये बाहरी क्रोड हो जाएगी, मेटल हो जाएगा, और सबसे लास्ट में बाह्य परत कौन सी होती है, परपट्टी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है दिए गए आरेख में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए क्या दर्शाता है। तो दोस्तों सूर्य हो गया, पृथ्वी होगी और चंद्रमा, और ये तीनों क्या है, समकोण पर है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है और बृहद ज्वार भाटा आता है, या लघु ज्वार भाटा आता है, या सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 84, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लघु ज्वार भाटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो दोस्तों जब पहाड़ों से नदी क्या है, मैदानों में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है बाढ़ का मैदान और विसर्प और चाप झील और तटबंध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा विसर्प। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। तो दोस्तों जब कहीं पे आपदा आ रखी होगी तो उस समय यातायात के लिए कौन सा साधन सबसे उपयोगी होगा, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वायु मार्ग के द्वारा आप क्या है, वायु मार्ग आपके लिए सबसे बेहद उपयोगी मार्ग होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है जैव भूगोल और जनसांख्यिकी भूगोल और मानव भूगोल और नगरीय भूगोल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए प्रश्न के आकार को छोटा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 88। कथन ए है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो दोस्तों सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे क्या होता है, बाद अस्त होता है। और कारण दे रखा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य, लेकिन ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर ऊर्जा।
गैर गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा पीसी कल्चर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।